वेलकम स्टूडेंट। मैं डॉक्टर प्रीति गुप्ता आप सभी का इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की लेक्चर सीरीज़ में स्वागत करती हूँ। हम अपने लेक्चर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज का टॉपिक डिस्कशन में लाते हैं जो कि है इको फ्रेंडली मटेरियल। इको फ्रेंडली मटेरियल बेटा, ये आप सब लोगों ने वैसे देखें तो बहुत ज़्यादा टर्म आज की डेट में यूज़ करते हैं। चाहे हम किसी भी फील्ड में चले जाएं, चाहे वह हम मार्केटिंग में देख लें, एड्स में देख लें, या हम अपनी डेली एक्टिविटीज़ में देख लें। इवन हम होली के कलर जब याद करिए तो हम खेलते हैं तो हम बोलते हैं कि इको फ्रेंडली कलर यूज़ करें, इको फ्रेंडली दिवाली मनाएं, इको फ्रेंडली होली मनाएं। तो यानी हर जगह इको फ्रेंडली टर्म हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आज हमारा डिस्कशन इसी टॉपिक पर है बच्चों। तो इको फ्रेंडली होता क्या है? इको फ्रेंडली का लिटरली मीनिंग होता है अर्थ फ्रेंडली। अर्थ फ्रेंडली का मतलब जो भी चीज़ें, इको मतलब एनवायरमेंटल से रिलेटेड, फ्रेंडली का मतलब जो उसके अनुकूल हो, यानी जो चीज़ें पर्यावरण के अनुकूल हों उसको हम बोलते हैं इको फ्रेंडली या एनवायरमेंटल फ्रेंडली। यानी ऐसा क्या है कि इको फ्रेंडली शब्द का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो पर्यावरण की दृष्टि से जो हानिकारक नहीं है। सिंपल से शब्दों में अगर समझें कि इको फ्रेंडली का मतलब कि जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदायक नहीं हो, हानिकारक नहीं हो, उसको हम बोलते हैं इको फ्रेंडली। तो इको फ्रेंडली लिटरली मीन्स अर्थ फ्रेंडली और नॉट हार्मफुल टू द environment. This term most commonly refers to products that contribute to green living और practices that help conserve resources like water and energy. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी इको फ्रेंडली, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, पर्यावरण के अनुकूल चीज़ों का मतलब ऐसे प्रोडक्ट का यूज़ करना, ऐसी प्रैक्टिसेस को अपनाना जिससे हमारे वातावरण को नुकसान भी ना हो, हमारी एनर्जी बच सके, हमारे जो है रिसोर्सेज को हम सेव कर सकें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, यानी सारी चीज़ें भी हमारी फुलफ़िल हो रही हों और फ्यूचर की नीड भी फुलफ़िल हो रही हो और हमारे रिसोर्सेज भी सही तरह से यूज़ किए जा रहे हों, जिससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये सारी चीज़ें भी हम सेव कर रहे हों। तो वो तरीका होता है इको फ्रेंडली। इको-फ्रेंडली प्रोडक्ट ऑल्सो प्रिवेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस टू एयर, वाटर एंड लैंड पोल्यूशन। ऑब्वियसली जब हमारा सभी चीज़ें हम सही तरीके से यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट्स को सही तरह से यूज़ करेंगे, उनका डिस्पोज सही तरह से करेंगे, उनका रिसाइकिल करेंगे, तो हमारा कहीं ना कहीं ये हद तक एयर, वाटर और लैंड पोल्यूशन में को रोकने में कारगर होगा। Eco-friendly products are those products that will not pollute the earth, प्रोडक्ट विच कैन बी रिसाइकिल्ड और कंजर्व। वही चीज़ जो मैंने अभी बताई, यानी वो प्रोडक्ट जो हमारे एनवायरनमेंट को, अर्थ को पोल्यूट नहीं करते हैं, उनको ऐसे प्रोडक्ट जिनको रिसाइकिल किया जा सकता है, किसी और फॉर्म में रीयूज़ किया जा सकता है, और या हम उसको कंजर्व कर सकते हैं, उसको तरह से ऐसे यूज़ करें कि हमारी एनर्जी सेविंग प्रोडक्ट्स हों और प्लस या उनके नेचुरल इंग्रेडिएंट्स मिले हों उसमें ऐसे, जिससे ये ऑर्गेनिक, आप सुनते हैं ना ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, यानी वो हमारे हेल्थ के लिए और हमारे एनवायरनमेंट के लिए कोई भी नुकसान क्रिएट नहीं कर रहे हैं। तो उन प्रोडक्ट्स को हम कैटेगरी में डालते हैं इको फ्रेंडली प्रोडक्ट। अब आप सभी को पता है कि बेटा हमारे यहाँ पूरे देश में एक महत्वपूर्ण समस्या क्या है कि तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या। और जब जनसंख्या बढ़ रही है तो रिसोर्सेज की डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है और इसके कारण शहरीकरण बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है। तो अब इन सभी चीज़ों में, अब ऐसा तो है नहीं कि हम विकास को रोक देंगे, विकास और निर्माण भी आवश्यक है, लेकिन इस तरह से करें कि जो न केवल प्राकृतिक संसाधनों का कम से कम उपयोग करें और संतुलित तरीके से करें, या उसको रिसाइकिल करने का प्रोसीजर हो, जिससे क्या होगा कि हमारा एनवायरनमेंट जो है वो ख़राब नहीं होगा और हम सभी एक अच्छे एनवायरनमेंट में रह सकेंगे, अपने रिसोर्सेज को कंजर्व करते हुए रह सकेंगे। तो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट यानी पर्यावरण के अनुकूल चीज़ों का यही एक शाब्दिक अर्थ होता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि वाई इको प्रोडक्ट्स, क्योंकि बेटा इको प्रोडक्ट क्यों, क्योंकि आपने बार बार, हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, ग्लोबल वार्मिंग है, ओजोन लेयर डिप्लीशन है, ये सारे ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिस पे आज हमारे सभी वैज्ञानिक इस पे चिंतित हैं कि अगर ये नहीं कंट्रोल किया गया इस तरह से हमारी चीज़ों को, तो ये हमारे सर्वाइवल के लिए दिक्कत होने लगेगा। तो ड्यू टू इंक्रीज इन ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, द पब्लिक कंसर्न फॉर एनवायरमेंटल इश्यूज इज ग्रेजुअली इंक्रीज over the past decades. The customers are started demanding eco-friendly products and they pay more attention to the environment, wealth and health. यानी environment को सुरक्षित रखने के लिए, अपने स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए वो more towards उनका inclination हो गया है eco-friendly products के लिए। तो अब बेनिफिट क्या होते हैं ग्रीन प्रोडक्ट को यूज़ करने के?
अब हेल्थ कंडीशन तो सबसे अच्छा है, क्योंकि भाई आपको सारी चीज़ें पोल्यूटेड नहीं मिलेंगी, आप एक अच्छे एनवायरनमेंट में रह रहे होंगे, आपको एयर बढ़िया क्वालिटी की मिल रही होगी, जो बिल्डिंग मटेरियल है, जो पेंट है, जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं मटेरियल, वो सारे बढ़िया क्वालिटी के होंगे, आपको प्लांट्स अच्छे दिखेंगे, तो आपका ऑब्वियसली आपकी हेल्थ उस पर कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रही है, आपको अच्छी वायु मिल रही है सांस लेने के लिए, तो आधी ज़्यादा प्रॉब्लम तो वैसे ही खत्म हो गई। यानी और क्या बेनिफिट होंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एनवायरनमेंट बनेगा। यानी जब हम ग्रीन प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो ग्रीन प्रोडक्ट ब्रिंग द बेनिफिट्स फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द रिस्पेक्ट ऑफ बैलेंस्ड एंड इक्विटेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हाई लेवल ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। यानी आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट में देखा था ना कि रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूज़ करना चाहिए, जिनका जो जल्दी ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन उनका तरीके से यूज़ करना है, बैलेंस तरीके से, संतुलित तरीके से रिसाइकिल कर लें, इन पे फोकस करेगा। तो अब मन में क्वेश्चन आ रहा हो कि किस तरह से, ठीक है हमें पता चल गया है कि इको फ्रेंडली होता क्या है, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट क्या होते हैं, क्यों हम कर रहे हैं। तो अब हमारा आता है कि हम किस तरह से इको फ्रेंडली बन सकें, यानी या तो हम टेक्नोलॉजी यूज़ करें, या प्रैक्टिसेस ऐसी यूज़ करें, या तरीके ऐसे अपनाएं जिससे हम इको फ्रेंडली हो जाए, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो जाए। यानी हमारे लिए कोई भी हम ऐसी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ नहीं कर रहे हैं जो एनवायरनमेंट को हार्म कर रही हो, हमारी हेल्थ को हार्म कर रही हो, ये सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। तो द फर्स्ट स्टेप इज अबाउट यूर इमीडिएटली एक्टिंग टू चेंज द वे यू कंज्यूम थिंग्स इन लाइफ। तो सबसे पहला तरीका क्या कर सकते हैं कि हम जो भी एक्टिविटीज़ अपने लाइफ में यूज़ करते हैं उनको हम थोड़ा सा चेंज करें। दिस मीन्स चेंजिंग योर हैबिट्स अबाउट ड्राइविंग, what type of packaging you use, how you dispose of waste and how you use natural resources। यानी आपने देखा होगा ना कि अब पहले हम कहते थे कि हम पैकेजिंग इस मटेरियल के करेंगे, नहीं हम कहते नहीं नहीं ये हार्मफुल है, हम पेपर की करेंगे, उसको रिसाइकिल किया जा सकता है, प्लास्टिक का यूज़ कम से कम करेंगे। फिर इसी तरह से आप ड्राइविंग में देखते हो कि नहीं हम पेट्रोल या जो फॉसिल फ्यूल है इनकी जगह हम सोचते हैं कि हमारी गैसेस के फॉर्म में वो जो नेचुरल रिसोर्सेज हों उनको यूज़ करके हम अपने चीज़ों को हैबिट में डालें, ड्राइविंग करें। तो ये सारे जो छोटे छोटे मेजर्स हैं जिसको हम डेली एक्टिविटी या डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, वो एक हमारा पहला स्टेप होगा। The second step looks at the extent of your carbon imprint that you may not be able to change, such as living in a house, having to drive a car, the type of employment you have, and acting with the responsibility to lessen that imprint to the best of your ability। यानी यहाँ कहने का मतलब है कि कार्बन, आपको पता है ना कि प्लांटेशन, हम क्यों इतना कहते हैं कि प्लांटेशन का मतलब है कि अगर हमारी जनसंख्या वृद्धि या बहुत सारे डिमांडिंग सिचुएशन के चलते हमने सारे जंगलों की पेड़ों की कटाई कर डाली, तो अब उससे कार्बन, भाई प्लांट्स का काम क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक और ऑक्सीजन को बाहर निकालना, जो कि हमारे लिए ज़रूरी है। अब प्लांट ही नहीं रहेंगे तो यानी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो जाएगी और वो हार्मफुल है। यानी कार्बन का जो इम्प्रिंट है वो किसी ना किसी फॉर्म में हमारे लिए लेस होना चाहिए। तो सेकेंड स्टेप में क्या है कि अब भाई ऐसा तो नहीं कर सकते कि हम घर में रहना छोड़ दें, चीज़ों को यूज़ करना छोड़ दें, कार से ड्राइव करना छोड़ दें, या हमें जहाँ नौकरी एम्प्लॉयमेंट जाना है वहाँ की इन चीज़ों को बंद कर दें। उन सब में यूज़ करिए, लेकिन एक जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लेसन दैट इम्प्रिंट, यानी हम अपनी एक जिम्मेदारी इंडिविजुअल की समझें कि हम इस तरह से चीज़ों को यूज़ करें एक समझदार तरीके से, जिससे जो हमारा कार्बन का इम्प्रिंट है, कार्बन वो हमारा लेस हो जाए। तो भाई ऑब्वियसली जब CO2 या कार्बन के फॉर्म में हमारा चीज़ें कम होंगी तो हमारा एनवायरनमेंट अच्छा हो जाएगा। The last one involves actively seeking connections with other eco-friendly persons, communities and businesses and choosing to network and support them to create a more sustainable life। अब हमें तीसरा स्टेप ये करना चाहिए कि जो लोग इस दिशा में कार्य कर रहे हैं, इको फ्रेंडली पर्सन हैं या कम्युनिटी ऐसी लगी हुई है या बिजनेस है या इंडस्ट्रीज हैं या ऐसे नेटवर्क हैं जो, तो हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि अरे ठीक है चलो नहीं करते हैं, ये जबरदस्ती की चीज़ें बता रहे हैं, ये सारी चीज़ें हटा के हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए कि हमारे अर्थ को, एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए, एनवायरनमेंट को अच्छा बनाने के लिए अगर ये प्रयासरत हैं तो हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए। ये छोटे से जो मेजर 3 चीज़ें मैंने बताई, इनको ध्यान में रखकर हम और आप अपनी इंडिविजुअल जिम्मेदारी समझते हुए एक इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट, एक इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस क्रिएट कर सकते हैं। तो मेनली क्या स्टेप्स होने चाहिए इको फ्रेंडली के लिए, आप देखिए कि इसमें 3 Rs यानी रिड्यूस, रिसाइकिल और आपका रिड्यूस करना, रिसाइकिल करना, रीयूज़ करना, ये सारे हो गए, रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज़। तो ये सारी चीज़ों को हम अपना सकते हैं। यानी कैन हमें क्या करना चाहिए कि जो भी वेस्ट आ रहा है हमारा वो हमारा कम से कम हो, यानी अननेसरी हम कूड़ा कचरा ना फैलाएं, चीज़ों को वेस्ट ना करें। तो वो वेस्ट मैनेजमेंट तरीके होते हैं। उसी तरह से हमें रीयूज़ करना आना चाहिए कि ऐसा नहीं हो कि हमने एक बार चीज़ ले ली और उसके बाद उसको फेंक दिया। अगर कोई रीयूज़ करी जा सकती है तो उसे हमें रीयूज़ करने की प्रैक्टिस डालनी चाहिए।
है ना। और रिसाइकिल करने का मतलब है कि जैसे अगर मान लो कोई एक बार यूज एंड थ्रू वाली चीज़ थी भी, तो हमें ऐसी चीज़ों को ही यूज़ करना चाहिए जिनको हम फर्दर रिसाइकिल कर सकें, यानी किसी दूसरे फॉर्म में हम यूज़ कर सकें। जैसे मान लो कि हमने अपना प्लास्टिक का कोई चीज़ फेंक दी, यूज़ करी, वैसे तो कम ही यूज़ करनी चाहिए, लेकिन कुछ प्लास्टिक सही भी होती हैं, तो वो एक लेवल डिसाइड होता है, वो हम आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो वो पर्टिकुलर मान लीजिए कोई पॉट है, अब हमने यूज़ किया वो पीने के बाद, अब हम उसको किसी और अपने पेन स्टैंड में किसी ने हमने बना लिया, तो हमने कहीं ना कहीं छोटा सा कंट्रीब्यूशन के थ्रू हमने उसे रीयूज कर लिया। तो ये सारी चीज़ें हमें हैबिट डेवलप करनी चाहिए। कंजर्व वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब it takes energy to produce fresh water and electricity. Few simple ways like turning off lights when not in use, fixing leakages, proper insulation, using maximum daylight, installing energy efficient windows, ये सारे मेन होते हैं हमारे जो वाटर और इलेक्ट्रिसिटी को कंजर्व कर सकते हैं। यानी अब दिन में भी हमें लाइट जलाने की जरूरत ना पड़े, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारी विंडो और घर मकान बनाते समय हमारी विंडो को बड़ी बड़ी विंडो है कि जाके दिन के उजाले में जो नेचुरल सनलाइट आ रही है उससे ही उजाला आ रहा है। अब ये ना हो कि हमारे में लाइट ही नहीं आ रही तो हम दिन में भी लाइट लो, तो वो एनर्जी कहाँ एफिशिएंट हुआ, उसमें तो एनर्जी की वेस्टेज हो गई। उसी तरह से पानी भी है, वैसा नहीं कि बिल्कुल ही पूरे टाइम हम मोटर चला के कर रहे हैं, वो आपको कुछ इस तरह से करना चाहिए कि रेन वाटर हमारा प्रिजर्व करें, उसको हम यूज़ करें फिल्ट्रेशन के बाद किसी अदर वर्क में। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कंजर्व वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। प्लांट मोर ट्रीज, ये तो आपने हमेशा ही देखा है, एनवायरमेंटल स्टडीज़ ही इस चीज़ पे है कि हमें हमेशा प्लांट्स को खूब सारे अपने प्लांट्स लगाने चाहिए, जो क्योंकि वो उससे हमें ऑक्सीजन मिलेगी, फ्रूट्स, टिम्बर, प्रिवेंट सॉइल इरोजन, कंट्रोल फ्लड्स, यानी प्लांट इतनी सारी चीज़ें करते हैं, तो हमें ये चीज़ों पे बहुत ज़्यादा प्लांटेशन करना चाहिए। ठीक है। उसी तरह से प्रोटेक्ट लोकल वाटर रिसोर्सेज, हमें हैजार्डियस वेस्ट मटेरियल, जैसे बहुत सारे जो हैजार्डियस वेस्ट मटेरियल जो यानी बहुत ही नुकसानदायक होते हैं, खतरनाक होते हैं, पेंट, ऑयल, अमोनिया, अदर स्ट्रॉन्ग केमिकल्स हैं, इनको डायरेक्टली डिस्पोज नहीं कर देना चाहिए, चाहे हमारे वाटर में, ग्राउंड वाटर में, या जो भी लोकल वाटर बॉडीज़ हैं वहाँ, रादर देन उसके हमें उसके ट्रीटमेंट के बाद यानी फिल्ट्रेशन के बाद करना चाहिए, अदरवाइज वो वहाँ पोल्यूट करेंगे, कहीं ना कहीं वो हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब करेंगे। ड्राइव लेस वॉक मोर, अब छोटी सी चीज़, हमें यहाँ घर से वहाँ तक जाना है, 1 किलोमीटर भी जाना है, या 500 मीटर की दूरी पे भी जाना है, तो हम तुरंत कार निकाल के चल देते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। सिंपल एंड येट मोर इफेक्टिव वे टू लिव इको फ्रेंडली लाइफ इज आइदर टॉक टेक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन फॉर डेली कम्यूटिंग नीड्स, और द पूलिंग, या तो पूल करिए या पब्लिक ट्रांसपोर्ट लीजिए। ये नहीं कि हर थोड़ी देर के लिए आपने, तो जिससे हमारा कार्बन फुटप्रिंट कम होगा, यानी भाई कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में तो डेली ये जो है हमारा कार्बन और अलग फॉर्म की गैसेज हैं वो हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब करेंगी। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एनवायरनमेंट फ्रेंडली होने के लिए आपको थोड़ी दूर के लिए जाना हो तो पैदल चले जाइए, बाद में जाना हो तो पूल करके जाइए, या कॉमन फैसिलिटीज़ लीजिए, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। बाई एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट, हमें क्या होता है कि आप आजकल सुनते हैं ना कि जैसे CFL बल्ब्स हैं, या ये लगाइए एनर्जी LEDs लगाइए, तो ये ज़्यादा इको फ्रेंडली हैं, हमारे एनर्जी कंजम्पशन को कम करती हैं, तो ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। locally grown products, use locally grown products to reduce the carbon footprint in the form of using less plastic bag, कम से कम यूज़ करिए। सेविंग फ्यूल टू गेट वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, अब वहाँ मार्केट तक जाना है तो वेजिटेबल्स लेने तो भी कार निकाली चल दी है, तो उसकी जगह आप अपना देख लेते हैं कि दूसरे अदर मीडिया से भी हम जा सकते हैं, मीडियम से भी जा सकते हैं, पैदल जा सकते हैं। पैकेजिंग मटेरियल देखिए, अननेसेसरी बार बार प्लास्टिक की थैलियों में सामान मत लीजिए, अपना घर का थैला जो रीयूज़ कर सकते हैं, जिसे वॉश कर सकते हैं, उसे ले जाइए। तो ये सारी चीज़ें हम डेवलप करके, प्रैक्टिस करके हम अपनी इको फ्रेंडली बन सकते हैं। प्रिवेंट लिटरिंग, लिटरिंग मीन्स कि जैसे जो कूड़ा करकट जो उड़ता है, कहाँ से कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है, या किसी साइट को डिमोलिशन, बिल्डिंग को गिरा दिया गया है, या हाउस होल्ड से आ रहा है, या इंडस्ट्रीज से आ रहा है, या जो ट्रक में सामान जा रहा है लेकिन कवर्ड नहीं है, तो ये सारी चीज़ें, या व्हीकल्स से आ रहा है, तो उसको भी अवॉइड करना चाहिए, कम से कम करना चाहिए। रिसाइकिल्ड प्रोडक्ट हमेशा देखनी चाहिए, ऑलवेज लुक आउट रिसाइकलिंग सिंबल, या ग्रोसरी की शॉप में जाइए तो कुछ सामान खरीदिए तो ये देखिए कि आपका जो है इन्वायरमेंटली किस तरीके का है, वो हार्मफुल तो नहीं है, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है कि नहीं है, तो ये उस प्रोडक्ट को रिसाइकिल किया जा सकता है, दोबारा यूज़ में लाया जा सकता है किसी अदर फॉर्म में, तो ऐसे प्रोडक्ट्स को लेना ही प्रेफर करें। Join environmental groups to combat pollution. Protecting Mother Earth is everyone's responsibility, including you. The best you can do is to join different environmental groups in your city and provide helping hand to make this planet environmentally friendly. हमें ऐसे ग्रुप्स जो एनवायरमेंटल के प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहे हैं उन ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि वो पोल्यूशन जैसी समस्याओं को सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए एनवायरमेंटल जो मेन इश्यूज़ हैं उनको ध्यान देकर लोगों को इको फ्रेंडली बनने के लिए, प्रैक्टिसेस करने के लिए प्रमोट करते हैं, तो हमें उनका साथ देना चाहिए, ऐसे ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहिए।
ग्रीन मार्केटिंग आपने सुना होगा ना कि मार्केटिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बेस्ड ऑन फैक्टर। आपको बता दें कि जैसे टाटा मोटर्स लिमिटेड है, उसने डेवलप किया है कि अपने शोरूम्स में भी सारे ग्रीन आइटम्स लगा रखे हैं, ग्रीन डिज़ाइन है। ताज जो है होटल है, उसने अपनी चेन में हमेशा इको फ्रेंडली एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करते हैं। इवन बेड की जो लेनिन है, सारी चीज़ें एफिशिएंट बार्स नैपकिन सब कुछ इको फ्रेंडली यूज़ करते हैं। तो वो एक तरीके से अच्छी मार्केटिंग है कि हमारे यहाँ इको फ्रेंडली चीज़ें, तो लोग अट्रैक्ट होते हैं और जिससे वो एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है, तो सभी के लिए अच्छा होता है। तो बेटा कुल मिला के आज के लेक्चर में हमने इको फ्रेंडली मटेरियल होता क्या है, इको फ्रेंडली क्या होते हैं, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट क्या होते हैं, और क्यों इको फ्रेंडली होना ज़रूरी है, और हम कैसे इको फ्रेंडली हो सकते हैं, तो वो चीज़ें हमने सीखी। तो कुल मिला के आज के लेक्चर में अगर हम देखें तो आपको एक दो चीज़ें बता सकते हैं कि एज ए कंक्लूजन मतलब मेनली कहने का ये है कि पर्यावरण के अनुकूल चीज़ों को अपनी डे टू डे लाइफ में शामिल करना है, जिससे हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं हो। जैसे आपने कभी सुना होगा ना कि सोलर पैनल लग गए घरों में भी, दिन के समय रोशनी के लिए पर्याप्त सूरज की रोशनी का उपयोग किया जा रहा है। जो आपका रेन वाटर आपने घरों में देखा होगा तो या उसमें रेन वाटर को स्टोर किया जाता है और फिर उसे बाद में अलग तरीके से दूसरे बड़े टैंक में भेजकर वहाँ से उसको साल भर के लिए प्रिजर्व कर लिया जाता है, और जब भी नीड होती तो पंप की हेल्प से फर्दर यूज़ के लिए उसे रीयूज़ किया जाता है। उसी तरह से आपका जो हमारा किचन से या बाथरूम से या वॉश बेसिन से जो पानी आ रहा है उसको भी फिल्टर करके अदर चीज़ों में यूज़ किया जाता है, एग्रीकल्चर पर्पस से या कहीं और उसी तरह से आपका जो वॉशिंग मशीन में जिसमें डिटर्जेंट और ये सारी चीज़ें मिक्स वाला जल होता है, उसको भी फिल्टर करने के बाद फ्लश टॉयलेट में अगेन रीयूज़ कर लिया जाता है। तो ये सारे जो तरीके होते हैं उससे आपका बहुत ज़्यादा हमें इन्वायरमेंटली फ्रेंडली या इको फ्रेंडली कंसेप्ट को प्रमोट करते हैं या प्रैक्टिसेस में लाते हैं। ऐसे ही जैसे केरल में काफ़ी एक इसका एग्जांपल बताना चाहूँगी कि आशा और हरी का घर। कभी आपको नेट पे चांस मिले बेटा तो सर्च करिएगा या वीडियो भी देखिएगा यूट्यूब का। उसमें आशा और हरी के घर का एक केरल के कन्नूर जिले में व्यवस्थित ये घर है, जहाँ पे आप ये एक ऐसा घर है कि जिसमें 40 डिग्री के तापमान में भी एसी कूलर की कोई बात ही नहीं करता, पंखे की ज़रूरत भी महसूस नहीं होती। उन्होंने अपने जीवन को प्रकृति से जोड़ लिया है। उनके घर के चारों ओर एक छोटा जंगल सा तैयार हो गया है, उसमें प्रकृति आधारित जीवन शैली बिल्कुल वैसे ही है। इतने पौधे लगाए गए हैं जैसे, और ऐसे पौधे लगाए गए जैसे तितलियाँ, मधुमक्खियाँ, ये सारे अपना ये भी जीव सर्वाइव कर सकें, क्योंकि इनकी भी अलग बेनिफिट्स हैं। और आपको बता दें कि उन्होंने पिछले 17-18 सालों में एक भी दवा का प्रयोग नहीं किया उस घर के लोगों ने। तो समझ रहे हैं ना कि इस घर की पर्यावरणीय विशेषताएं कितनी अनुकूल है। तो मेनली उन्होंने करा क्या है कि मिट्टी की दीवारें हैं उनके घर में, जिससे कि हवा को घर के अंदर आने और जाने का रास्ता रहता है। दिन के समय सूरज की धीरे धीरे से गर्म हो जाता है और उसके बाद शाम तक गर्म हो जाता है। रात में 11 बजे तक गर्म घर जो है गर्म रहता है, फिर धीरे धीरे ठंडा होने लगता है, और यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। उसी तरह से उन्होंने विद्युत का, इलेक्ट्रिसिटी का कम से कम यूज़ किया गया है। पूरे घर में प्राकृतिक रोशनी की व्यवस्था करी गई है, सोलर पैनल लगाए गए हैं। उनके घर में सारी चीज़ें, टीवी, मिक्सर, ग्राइंडर, कंप्यूटर सब यूज़ होता है, लेकिन वो सारा सोलर पैनल से जो बिजली जनरेट करते हैं उससे काम चल जाता है आराम से उनका। तो इस तरह से मतलब पर्यावरण अनुकूल घर उनका है, जो बिल्कुल ऊर्जा की खपत कम से कम कर रहा है, कार्बन फुटप्रिंट बिल्कुल ही कम है। तो ऑब्वियसली वो पर्यावरण के संरक्षण में सहायक हो रहा है, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में नहीं बल्कि प्रकृति के संग मिलकर चलने वाला घर है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हम सभी को अपने घर को या अपने आसपास के वातावरण को, अपनी डेली एक्टिविटीज़ को एक इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बनाने की कोशिश करनी चाहिए, उसमें हमें लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट, आई थिंक आपको सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बच्चों आज का लेक्चर हम यही ओवर करते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू ऑल।